सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। हुकूमत की तरफ से पीटीआई को बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात की एक बार फिर ऑफर की गई है और ये दावत कौमी असम्बली के इजलास के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की तरफ से दी गई, मगर पीटीआई इत्तेहाद के सरबरा, जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, उसके सरबरा महमूद खान अचकज़ई साहब ने मुज़ाकरात को इस बात से मशरूत कर दिया है कि तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है वो उसको वापस अगर किया जाता है तो फिर बातचीत आगे बढ़ सकती है। हम आपको सुनवाते हैं कि स्पीकर साहब की तरफ से क्या ऑफर की गई और महमूद खान अचकज़ई साहब ने इसका क्या जवाब दिया। एक ऐसे वक्त में जब पीटीआई को सजाओं और नाअहलियों का सामना है, उनका एक और शिकवा है कि पार्टी के सरबरा से जेल में मुलाकातों में रुकावटें हैं, जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही, तो क्या ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात का मामला और ये ऑफ़र जो स्पीकर साहब ने किया ये आगे बढ़ सकता है। हमारा दूसरा आज का अहम मौजू होगा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से चंद दिन पहले ब्यूरोक्रेसी के हवाले से संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि मुल्क की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें ले चुकी है। इस इल्ज़ाम पर हर गुजरते दिन के साथ एक नई पेशरफ्त हो रही है। हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इन ट्वीट्स का नोटिस लेते हुए वज़ीर दिफा से मुलाकात भी की, मगर हुकूमत या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मामले पर अभी तक किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। अलबत्ता पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का नोटिस लेते हुए वज़ारत दाखिला, स्टेट बैंक और FBR हुकाम को जवाबदेही के लिए तलब कर लिया है। हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमत इस मामले पर कोई कार्रवाई करेगी या फिर ये इल्ज़ामात सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब के इन जज्बाती ट्वीट्स की हद तक ही महदूद रहेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि एक मुज़ाकरात की ऑफ़र हुकूमत की तरफ से की गई है पीटीआई को, यानी स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से, लेकिन सवाल यह है कि क्या माहौल है इस वक्त मुज़ाकरात का। पीटीआई को का एक बहुत शिकवा और उनको तशवीश है इस बात पे कि पार्टी के सरबरा से मुलाकात की जेल में इजाज़त नहीं दी जा रही है। बग़ैर किसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के पीटीआई तो एक ऐसी सूरत हाल में है जहां पर उनके पास नथिंग टू लूज़ है। वो क्यों बातचीत करना चाहेंगे? इस ऑफ़र के हवाले से आप लोग कितने संजीदा हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखें, मुज़ाकरात की जो बात है वो सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं है। मैं आपको बिल्कुल आपके शो के तवस्सुत से बताना चाहता हूँ कि हुकूमती बेंचेस पे बैठे अरकान से जो बातचीत है वो अपोजिशन की नशिस्तों पे बैठे हुए लोग और स्पेशली आफ्टर द डिसीजंस जो 9 मई के केसेस में जो फैसले आए हैं, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग डिस्क्वालिफिकेशंस, वहाँ पे एक बड़ी ये राय पाई जाती है अपोजिशन की। एक कसीर तादाद है जो इस पार्टी से ये ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे SIC कह लें, PTI कह लें, वो चाहते हैं कि मामलात डायलॉग की तरफ जाएं और डायलॉग की बात की जाए और डायलॉग से ही, मुज़ाकरात से ही तमाम तर मामलात को हल किया जाए। मुज़ाकरात में अगर कोई TORs के अंदर किसी की रिहाई का मामला रखा जाए तो हुकूमत बिल्कुल उस पर कुछ भी नहीं कर सकती। वो अदालतों का काम है, वो हमारा काम तो नहीं है। जिस तरह हमने अभी नहीं और कई दफ़ा से हम ये बात करते आए हैं कि जिस तरह हमने भी ये तमाम तर हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात थे वो हमने अदालतों के थ्रू जो है डिसप्रूव किए और वहाँ पे अपना मुकदमा लड़ा। इनको भी यही तजवीज़ दी कि यहाँ पे हमारे से किसी की रिहाई के ऊपर मत बात करें। आपने अगर रिहाई के ऊपर बात करनी है तो वो अदालतें आपका फोरम है। एक और मौजू पे वो बात करना चाहते हैं पॉलिटिकल स्पेस के ऊपर बात करनी है, एक और मौजू पे प्रोसीडिंग्स के हवाले से बात करनी है, रिहाई के अलावा वो बात करना चाहते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब से इस बारे में कल हमने पूछा था, क्योंकि वो लीड कर रहे हैं महमूद अचकज़ई साहब इस अपोजिशन की तहरीक को। वो कहते हैं कि हुकूमत से जब तक मैंडेट वापस नहीं किया जाता कोई बातचीत नहीं हो सकती। क्या साबका इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के हवाले से आप बात कर सकते हैं अपोजिशन से? जी बिल्कुल, बातचीत हो सकती है। फिर उसके साथ साथ 2018 का इलेक्शन भी सामने रखना पड़ेगा और ख़ाली 2024 के इलेक्शन के ऊपर बात नहीं होगी। बात होगी तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी और बात 2018 से शुरू होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ 2024 का इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा इलेक्शन नज़र आए, PTI के लोगों को, और 2018 का नज़र ना आए। ऐसा नहीं है। अगर बात होगी तो बिल्कुल कोई CBMs पे काम करना है, कोई वे आउट निकालना है, कोई
आप कह लें मिसाक जमहूरियत 2.0 की अगर बात होनी है तो वो तमाम तर मामलात जो हैं फिर वो सारी जो माजी की चीज़ें हैं उनको देख के ही होगा और वो तमाम तर माजी की चीज़ें ज़ेर बहस और ज़ेर गौर आएंगी। और हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हाउस की प्रोसीडिंग के हवाले से बात करें। हम तो वज़ीर आज़म बाशमूल वज़ीर आज़म मुतअद्दिद बार इनको ये ऑफ़र कर चुके हैं कि इनको मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए और सियासी इशूज़ का सियासी हल निकालना चाहिए। हम किसी की रिहाई नहीं दे सकते, हुकूमत किसी की प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल इनको जो रास्ता है, जो अप्रोप्रिएट फोरम है वो अदालतें हैं, वहाँ पे ही जाना चाहिए और वहीं पे ही अपने मुकदमे फाइट आउट करने चाहिए। ये भी हो सकता है कि मुज़ाकरात की तरफ ये आएँ तो हो सकता है कि हुकूमत कुछ फैसिलिटेशन कर दे, को ग्रुप्स की शक्ल में ये जाके अपने बानी से मुलाकात करें और उनको समझाएं कि ये जो एक इश्तियाल का या जलाओ घराओ की जो सियासत है उसको उनको तर्क करना पड़े। और ग्रुप्स की शक्ल में वो कौन लोग हैं हुकूमत की नज़र में जो इमरान खान को ये बात समझा सकते हैं? जी, मेरे ख्याल से काफ़ी उनकी पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अभी भी ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे अरकान के साथ राब्ते में हैं। मैं आपको नाम नहीं लूँगा, 2-4 लोग मेरे से उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि कोई हल रास्ता निकलना चाहिए और मुस्बत जो है उसमें पेशरफ्त होनी चाहिए और आगे हमें बढ़ना चाहिए और डायलॉग और मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। तो दिस वाज एक्चुअली म्यूजिक टू माय ईयर्स। मैं सच्ची आपको बात बताऊं तो दिस वाज नॉट समथिंग दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग, लेकिन क्योंकि 9th मई के केसेस के जो डिसीजंस आए हैं उसके बाद और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं, अब आई थिंक वहाँ पे जो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे लोग हैं उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि वाक़तन जो जलाओ घराओ की सियासत है, जो पड़ाव की सियासत है, जो एहतजाज के नाम पे या एहतजाज का लिबादा पहना के जो इश्तियाल की सियासत है वो उसको तर्क करने के लिए खासा जो है मेरे ख्याल से वहाँ पे एक कंसेंसस पाया जाता है कि इस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये लोग जो बात करते हैं आपसे, जिनके आप नाम नहीं लेते, पीटीआई के जो अरकान हैं, वो ये भी कहते हैं कि वो इस बात पे इमरान खान को भी कायल कर लेंगे, इस किस्म की कोई ऑफर देते हैं, क्योंकि एक आम तासुर तो ये है कि इमरान खान किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, जिसको पीटीआई डील कहती है। सो एक कदम पीछे हटने की वो भी कोई ऑफर करते हैं आपको? देखिए, फिलवक़्त तो वो लोग जाके मुलाकात उनसे करते हैं जो शायद पार्लियामेंट में मौजूद नहीं हैं, या पार्लियामेंटेरियंस वो जाके मुलाकात करते हैं जिनके शायद अपने कोई इंटरेस्ट हैं। ये मेरे ख़्याल से जो राय पाई जाती है ये बड़ी वाज़ेह तौर पे और बड़ी कसीर तादाद में एक ग्रुप है उसमें पाई जाती है और वो चाहते हैं कि मामलात हल तलब हों और मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ें। लेकिन वो आई एम श्योर दे आर एबल टू स्पीक सम सेंस इनटू बानी पीटीआई। वो कुछ ना कुछ सेंस तो बिल्कुल उनके जहन में डालेंगे और वो बताएंगे कि जो आपको शायद बताया जाता है कि शायद मिलियन मार्च हो रही है बाहर आपके लिए या आपकी रिहाई के लिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब 5 अगस्त का ही देख लें, यौम इस्तेसाल पूरी कौम मना रही थी, पूरी दुनिया कश्मीरी बरादरी के साथ खड़ी थी और जो जुल्म ढाया गया उसके साथ उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी। पर इनको एहतजाज जो है वो अपने कैदी की रिहाई के लिए करना था। इसी तरह 14 अगस्त पूरी कौम कल जो है यौम आज़ादी मनाएगी, लेकिन इनको एहतजाज करना है पता नहीं अपनी कौन सी हकीकी आज़ादी के लिए। तो ये भी तमाम तर मामलात हैं कि जब कौमी नौयत के या कौमी अहमियत के ऐसे दिन आते हैं, पीटीआई हमेशा एहतजाज का रास्ता अख्तियार करती है। अगर बात इस तरफ नहीं जाती कि मुज़ाकरात का कोई माहौल बनता है और उसके लिए पीटीआई भी कोशिश करती है, तो एक बात जो कुछ माह पहले आपने कही थी कि पीटीआई पर पाबंदी भी लग सकती है। अब सज़ाएं हो रही हैं 9 मई के केसेस में और नाअहलियाँ हो रही हैं। अब लीगल ग्राउंड्स मौजूद हैं कि पार्टी के ऊपर आप पाबंदी अगर लगाना चाहें तो आप लोग उस तरफ भी जा सकते हैं? देखें, इसमें कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। वैसे तो मैं समझता हूँ बस ये थे एक जमहूरी या जमहूरियत पसंद होने के शख्स के नाते किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान मुखालिफ कोई भी जमात होगी, पाकिस्तान की सालमियत के मुखालिफ होगी, पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ होगी, तो बिल्कुल उन जमातों को तो ये हक़ नहीं हासिल कि वो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के अंदर सियासत करें और वो पाकिस्तान को बुरा भला कहें। तो ये तो कोई भी मुल्क इजाज़त नहीं देगा किसी भी ऐसी सियासी जमात को। लेकिन बरकैफ मैं समझता हूँ कि जो एक मैंने जिस बात की तरफ इशारा किया है कि पीटीआई के अंदर ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो कि गाए बगाए हुकूमती अरकान से, हुकूमती वज़रा से
हाल ही में वो बातचीत करना शुरू हुए हैं और वो चाहते हैं कि मामलात दुरुस्ती की तरफ जाएं और बेहतरी की तरफ बढ़ें। तो ये अच्छी खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ कि अब थोड़ी बहुत सेंस प्रिवेल की है इस तमाम तर मामले के ऊपर। GHQ केस में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें क्या इन्हिसार रहा। हमने देखा दीगर केसेस में जो सज़ाएं हुई हैं, क्या उन्हीं शवाहिद की बेसिस पे यहाँ पर भी इन्हिसार रहा प्रोसिक्यूशन का, या इमरान खान से मुतल्लिक कोई नए शवाहिद भी हैं? इस हवाले से आप क्या बता सकते हैं? देखें, मैंने तो उसकी तकरीबन 2 प्रोसीडिंग्स ऑब्ज़र्व की हैं और वहाँ पे भी जो तमाम तर मामला है डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया मुल्ज़मान की तरफ से, और कई मुल्ज़मान तो वहाँ पे उनको एग्जेम्पशन भी मिली है, कईयों को टेम्प्रेरी मिली है, कईयों को परमानेंट मिली है फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। लेकिन ये तमाम तर मामलात इस तरह के हैं कि उसको भी जल्द अज जल्द जो है प्रोसीड होना चाहिए और जो रिमेनिंग प्रोसीजर है उसको कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो गवाहान की शक्ल में हो, जेरा की शक्ल में हो, फाइनल क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स की शक्ल में हो। वो भी जब फैसला आएगा आपके सामने होगा, क्योंकि ये तो कैमरे की आंख ने बंद किया है, CCTV भी मौजूद है, एमेचर वीडियोस मौजूद हैं कि GHQ के बाहर तो ये लोग थे और GHQ के बाहर जिस तरह मामला था वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। एटलीस्ट ऑन द सोशल मीडिया द वीडियोस आर स्टिल डूइंग द राउंड्स। जिस जूम मीटिंग का जिक्र होता है उसकी भी कोई वीडियो शवाहिद मौजूद हैं? देखिए, अब जो एविडेंस मौजूद है वो ट्रायल की स्टेज पे प्रेजेंट किया गया है, वेदर वो ओरल था, वेदर वो डिजिटल था या किसी वीडियो की शक्ल में था, तो वो तमाम तर मामला तो प्रेजेंट हुआ है। मीटिंग से तो कोई जो है डिनाई नहीं करता कि मीटिंग तो वाक़तन हुई इस तमाम तर प्लानिंग के ऊपर, और बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये हमने अपना लाएमल इख्तियार किया। और इवन कि आपको ये भी पता है कि बानी PTI ने ख़ुद कहा कि मुझे जब गिरफ़्तार किया तो फिर मेरी जो लोग थे वो एहतजाज करते, लेकिन एहतजाज अगर किसी पैरामीटर में रह के किया जाए या किसी हद तक रह के किया जाए और पुरअमन एहतजाज हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन एक क्यूरेशन के साथ, एक प्लानिंग के साथ, एक प्रिसीजन के साथ वो मकामात जहाँ पे पहुँचना जो है एक प्लानिंग के साथ हो, और फिर वो तमाम तर मामलात जलाओ घराओ और ये जो भी मामला अनफोल्ड हुआ विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वो आपके सामने है। शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब की जो बरियत हुई है उस पर तो PTI में भी कुछ सवालात उठ गए हैं। आपकी नज़र में ये बरियत दुरुस्त हुई है दोनों की, या आपके जहनों में भी सवाल उठते हैं कि यहाँ एक मुख्तलिफ स्टैंडर्ड अपनाया गया, इल्ज़ामात कमोबेश एक जैसे ही थे, मौके पर मौजूद ना होने का उनको फ़ायदा दिया गया? देखें, कई ऐसे केस इंडिविजुअल्स हैं जिनके ख़िलाफ़ मैं आप ये वाज़ेह तौर पे बताऊं कि जिनकी मौके पे शायद मौजूदगी नहीं थी या एविडेंस उनके ख़िलाफ़ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो एविडेंस जो कि करॉबरेट नहीं हो सकता था, या वो एविडेंस जो उस तरह एविडेंशली वैल्यू नहीं रखता था। तो प्रोसिक्यूशन का ये काम है डिसाइड करना, ये DPP या पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लोग डिसाइड करते हैं कि उन्होंने चालान के साथ एग्री करना है जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी बना के लाएगी, या उसके साथ वो डिसएग्री करेंगे, और कौन से खाने में रखेंगे, चाहे खा वो मुल्ज़मान के खाने में रखेंगे या उन लोगों को जिनको बरी कर दिया गया है उस खाने में रखेंगे। अब कई लोगों की कन्विक्शन अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ऑन अ वीकर एविडेंस पॉसिबल नहीं थी, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि उन लोगों को जो है वो केसेस में बरी भी किया गया। जो जिनकी कन्विक्शन पॉसिबल नहीं थी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस और द एविडेंशरी वैल्यू ऑफ द एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन पेश करना चाहती थी या पेश किया है उन्होंने, तो जाहिर बात है कि उन लोगों की, क्योंकि इट हैज़ टू बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं है तो फिर जाहिर बात है कि उन लोगों की बरियत हुई। और शाह महमूद कुरैशी साहब का तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वो उस वक़्त कराची में मौजूद थे, अपनी अहलिया के साथ मौजूद थे, गालबन वो ज़ेर इलाज थी, यही मैंने सुना, और उनकी आई थिंक डिफेंस भी यही था थ्रू आउट अपने केसेस में। लेकिन अभी भी केसेस फवाद चौधरी साहब फिल्म देख रहे थे तो उन्होंने फिल्म डायरेक्टर को प्रेजेंट किया, जी प्रोसीड करेंगे तो ठीक है, लेकिन ये सवाल उठा कि उनको तो अपने गवाहान वहाँ पर शामिल करने दिए गए कार्रवाई में। आखिर में बैरिस्टर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया जिसने एक बहस छेड़ दी है पाकिस्तान में। एक बहुत जेनेरिकली उन्होंने बात की और कह दिया कि पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी जायदादें उन्होंने बनाई हैं पुर्तगाल में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी
इसकी तफसीलात मांगी गई हैं। क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इतनी बड़ी करप्शन का इल्ज़ाम है? हैरान कुन बात हमारे लिए ये है कि अहम तरीन वज़ीर जो हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन तफसील बाद में सामने ये आई कि सियालकोट में उनके रिटर्निंग ऑफिसर रहने वाले जो एक अफसर थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उनको गालिबन बहुत गुस्सा था, जो उन्होंने सबके हवाले से स्टेटमेंट भी दिया। लेकिन क्या वजह है प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक इस बात का नोटिस भी नहीं लिया और कोई कार्रवाई इनिशिएट नहीं की गई? देखिए, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल वो नोटिस लेंगे और ऐसा नहीं है। और ये सिर्फ इस दौर हुकूमत में 2024 से नहीं हो रहा, ऐसी आपको बिल्कुल मिसालें मिलती हैं, आई ओपनिंग मिसालें होती हैं कि पब्लिक सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेसी के लोग वाक़तन ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं और बिल्कुल ये मौजूद हैं कि मुल्क से बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं और बैंक अकाउंट्स हैं और ऐसी चीज़ें हैं, और इस पर बिल्कुल एक बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं भी इसी की ही डिमांड करता हूँ। और ख्वाजा साहब ने कुछ गलत नहीं कहा, उनको अपने किसी मामले पे गुस्सा नहीं था, उन्होंने एक जेनेरिक बात की है और उन्होंने कहा है कि उनके पास फर्दर इन्फॉर्मेशन भी इस हवाले से मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तमाम तर मामला चला गया है और वहाँ पे देखा जाएगा, आई एम वेरी सर्टन कि वज़ीर आज़म भी इस पे एक कमेटी तश्कील देंगे या टास्क फोर्स तश्कील देंगे जो इसको तमाम तर मामले को बड़े माइन्यूटली और मेटिकुलसली जो है वो इन्वेस्टिगेट भी करेगी, इसकी इंक्वायरी भी होल्ड करेगी। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आखिर में मलिक रियाज साहब को पाकिस्तान लाने के लिए, क्योंकि उनकी अब जो जायदादें हैं उसकी नीलामी का अमल भी शुरू हो चुका है, उनकी हाउसिंग सोसाइटी का भी, सो उनको लाने के लिए कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी? वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर्ड हैं? देखिए, जो केसेस उनके ख़िलाफ़ हैं वो तो ज़ाहिरी बात है कि उसमें तो वो ऑलरेडी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या एब्सकॉन्डर डिक्लेयर्ड हैं, लेकिन जो मामलात हैं नीलामी के हवाले से, वो वेरियस जो जायदादें हैं वो बिल्कुल ऑक्शन हो रही हैं एज़ पर लीगल प्रोसीजर, और लीगल प्रोसीजर यही डिमांड करता है कि वो उनकी नीलामी को जो है आगे बढ़ाया जाए, और वो एक जुडिशल ऑर्डर है, उसी को देखते हुए इन परस्यूएंस ऑफ दैट जुडिशल ऑर्डर ये तमाम तर कार्रवाई होती है। जो मामला होगा एज़ पर लॉ होगा, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और जो इंटरनेशनल हमारे जो हमें असिस्टेंस चाहिए होगी या जो हम सीख करेंगे इंशाल्लाह, वो भी एज़ पर लॉ और एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स ही होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। जैसा कि बात हो रही थी ख्वाजा आसिफ साहब का ये स्टेटमेंट ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, इसमें हकीकत कितनी है और इस पर आगे क्या मुस्तकबिल में कोई एक्शन हो सकता है? पंजाब की सीएम और चंद विफाकी वज़रा के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से जो खबरें हैं उसमें कितनी हकीकत है, इस समय दीगर सियासी अमूर पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, चंद दिन पहले ख्वाजा आसिफ की तरफ से ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो दावे किए गए और बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम उनकी तरफ से सामने आया, इंकशाफ भी इसको कहा जा सकता है, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी की जायदादें मुल्क से बाहर पुर्तगाल में हैं। इसमें कितनी हकीकत है, इसका किस हद तक ताल्लुक है सियालकोट में तैनात एक सरकारी अफसर पर करप्शन के इल्ज़ामात और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के हवाले से? लाहौर में कुछ दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकात होना, उसका एजेंडा क्या था और उसमें इस हवाले से क्या बातचीत हुई? कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि मरियम नवाज सीएम पंजाब की से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं विफाकी वज़रा, इसमें कितनी हकीकत है, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे और इस सबसे ज़्यादा ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मामले की जो ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया है इसकी तहकीकात होंगी। हमारे साथ लाहौर से सीनियर सहाफ़ी निज़ामी साहब मौजूद हैं। माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे जहन में बहुत सारे सवालात हैं जो ख्वाजा साहब का ये स्टेटमेंट था, उनकी तरफ से ये कह देना कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी करप्शन करती है, उन्होंने जायदादें भी मुल्क से बाहर बनाई हुई हैं, ये आपकी नज़र में हकीकत के करीब एक बयान है जो उन्होंने गमो गुस्से में इसका इजहार कर दिया सोशल मीडिया पर, या एग्जैजरेटेड बात की है उन्होंने? जी बहुत शुक्रिया। ये बात कहीं ना कहीं निजी महफिलों में डिस्कस ज़रूर की जाती थी, लेकिन एक सीनियर वफाकी वज़ीर की जानिब से ये दावा करना बिल्कुल हैरत अंगेज़ था। और उसकी बाद में उन्होंने इस तरह से वजाहत भी की कि उन्होंने कहा कि 50% ना सही लेकिन 20% 30% ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं कि जो करप्शन से या गैर कानूनी पैसे से
बैरून मुल्क जायदादें बना रहे हैं। और इसमें कई ऐसी कहानियां भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं जिनमें ये पता चलता है। मिसाल के तौर पर कुछ अर्सा पहले गुजरांवाला में एक ऐसे ही कंसल्टेंट की शादी की तकरीब हुई, उनके भाई की शादी थी, जिसमें पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के बहुत से आला अफसरान गैर मुतवक्का तौर पर 3-4 दिन के मुख्तलिफ फंक्शंस में मौजूद रहे थे। और उनकी वजह शोहरत सिर्फ यही है कि वो बैरून मुल्क शहरियत और सिटीजनशिप, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स का काम करते हैं। तो इस तरह की कई एग्जाम्पल्स बिल्कुल मौजूद हैं। लेकिन ये कहना कि जो उनकी जानिब से नंबर दिया गया, मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त नहीं है। ऐसे लोग बिल्कुल मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं या उसके अलावा जितने भी मामलात हैं, हमारे सामने कोहिस्तान स्कैंडल अभी मौजूद है। शेखुपुरा जैसे छोटे से ज़िले में पंजाब में 5 अरब का भी एक करप्शन स्कैंडल आया है। तो इन चीज़ों को देखते हुए लगता है कि ये जितनी भी ब्लैक मनी है, इसको किसी न किसी तरीके से महफूज किया जाता है। लेकिन ये कहना कि उसके अंदर मोर देन 50% लोग इन्वॉल्व हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। ऐसे लोग बिल्कुल मौजूद हैं और जाहिर बात है ये एक नेटवर्क के तौर पे काम करते हैं कि जिसके अंदर जूनियर अफसरान और सीनियर अफसरान का बिल्कुल एक नेटवर्क मौजूद होता है। उसी की बुनियाद के ऊपर जब दो ग्रुप्स अपने मुफादात की वजह से आपस में टकराते हैं, तो फिर इस तरह के इख्तलाफात मीडिया पर या सियासी मैदान में भी होते हैं। हमारे सामने चौधरी निसार और एतजाज अहसन का एक बड़ा पुराना सियासी मुखालफत का वाक़या है कि जिसमें उन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए और कुछ पटवारियों के नाम उस वक्त लिए गए कि जी ये चेक करें ये क्या करते हैं, इनके क्या मामलात हैं। तो ये बातें निजी महफिलों में तो होती थी, लेकिन एक सीनियर वजीर की तरफ से जब ये बात की गई है तो फिर उसके ऊपर बहस मुबाहिसे में इजाफा हुआ। अब ये बताइए कि सीनियर वजीर की तरफ से, वो भी सोशल मीडिया के जरिए को ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं, ये बात करने की आपकी नज़र में क्या मकासद थे? ये एक बेबसी का इजहार था ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से या एक सीरियस कंसर्न था? और किस हद तक इस सारी बात का उनकी तरफ से सोशल मीडिया पे बात करने का ताल्लुक सियालकोट में करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार एक सरकारी अफसर की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल, इस तरह के मामला चूंकि बराह रास्त प्रेस रिलीज के जरिए या सरकारी बयान के जरिए नहीं सामने आते, तो इसके अंदर हमें चीज़ों की टाइमलाइन को देखना पड़ता है, डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये बात दुरुस्त है कि जो सियालकोट की गिरफ्तारी है उसकी बाज़गश्त जो है वो आला हलकों में सुनाई गई और उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि जिस पार्टी को उनसे शिकायत थी, उन्होंने एक ऐसे शख्स से रब्ता किया कि जो सियासी सेटअप का नहीं था और इसी वजह से फिर बात बढ़ गई कि पॉलिटिकल साइड पर एक बेबसी भी नजर आई कि वो इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे ये एक फ्रस्ट्रेशन भी लगती है, एक जवाबी वार भी लगता है और इसके साथ साथ मुफादात के हवाले से एक तवज्जो भी लगती है कि चूंकि कुछ लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो सियासत के हों या सियासत के बाहर से हों, तो बेहतर यही है कि इन चीज़ों को दफन ही रहना चाहिए। इसमें किसी का फायदा नहीं है कि अगर ये चीजें सामने आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक कॉम्बिनेशन था कि जिसमें एक फ्रस्ट्रेशन भी थी, एक वार्निंग भी थी, एक कॉपरेशन भी थी कि चीज़ों को मिल बैठ के हल कर लिया जाए। और यही ADCR जो मोहम्मद इकबाल संघेड़ा साहब हैं, जिन सरकारी अफसर की हम बात कर रहे हैं, कि ख्वाजा साहब के रिटर्निंग ऑफिसर भी थे उनके इलेक्शन में। जी, सियालकोट के बहुत से इलेक्शंस के अंदर इन्होंने ये खिदमात सर अंजाम दी हैं और इसीलिए इनका किरदार सियालकोट के अंदर बहुत अहम समझा जाता है। और जो इनका कॉन्डक्ट था या जिस तरीके से बेबाक अंदाज में ये वहाँ पर अफसरी कर रहे थे, तो वो कई चीज़ों का पता देता है कि बहरहाल उनके ताल्लुकात बहुत मजबूत थे। अच्छा, अब एक ख़बरें बहुत सी रही कि CM पंजाब से तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कुछ वफाकी वज़रा। आरिफ मलिक साहब की रिपोर्ट है इस नवाज़ शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के दरमियान जो भी हालिया मुलाकात हुई है उसके हवाले से, उस पर वो ये भी कहते हैं कि ख्वाजा साहब का इस बात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि सियालकोट में अगर कोई ब्यूरोक्रेट तब्दील करना है तो मुझे भी एतमाद में लिया जाए। आपके पास भी ऐसी इतलात हैं कि CM पंजाब से एतराज़ात हैं विफाक में मौजूद कुछ वज़रा को कि उनसे भी मुशावरत की जाए उनके हल्के के मामलात के हवाले से?
देखिए, ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। उसकी वजह ये कि इवन पंजाब असम्बली के MPAs को, जो कि हुकूमती MPAs हैं, उनको मरियम नवाज शरीफ तक रसाई हासिल नहीं है। और दूसरा मसला ये है कि चूंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ की टीम अलग है और मरियम नवाज शरीफ की टीम अलग है, तो इसलिए कहा तो ये जाता है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कि मेरिट को सामने रखते हुए पोस्टिंग ट्रांसफर्स की जाती हैं, किसी की सिफारिश नहीं मानी जाती। लेकिन इसमें एक वाज़ेह फर्क ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हों या उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ हों, उनके हवाले से कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में ये पैगाम मौजूद है कि इनके या इनके टीम के लोगों के काम नहीं करने, ताकि जो दूसरा ग्रुप है उसकी पंजाब में पेनिट्रेशन ना हो सके। और ये शिकवा बहुत से लोगों को है कि फेडरल गवर्नमेंट के लोग जब यहाँ पे आते हैं, मिसाल के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आखिरी मरतबा कब वज़ीर आला हाउस लाहौर में गए थे, ये आप चेक कर सकती हैं कि आखिरी दफ़ा कब गए थे। मेरा तो ख्याल है अभी तक वो एक आध दफ़ा ही आए हैं। इसी तरह IG पंजाब हो या चीफ सेक्रेटरी पंजाब हो, उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दौरों से क्या ताल्लुक होता है? बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं होता। वो ईरानी सदर के दौरों के ऊपर तो मौजूद होते हैं, लेकिन अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के दौरों पे मौजूद नहीं होते। तो ये इंडिकेशन हैं जिनसे साफ ये पता चलता है कि मरियम नवाज शरीफ की जो टीम है वो अलहदा फैसले करती है और फेडरल की टीम के साथ उन्होंने उस तरह से ऐसा ताल्लुक नहीं बनाया कि जिसमें उनके काम हो सके। जितने भी वफाकी वजीर हैं या जितने भी लोग शहबाज शरीफ की टीम में हैं, उनके हलकों के हवाले से हम जब देखते हैं तो ये पता चलता है कि वहाँ पर पंजाब हुकूमत का अमल दखल और कंट्रोल ज्यादा है। और इस हद तक भी कोई इतलात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब IG साहब को, पंजाब के जो IG साहब हैं, उनको तब्दील करना चाहते थे, विफाक में कोई जिम्मेदारी देना चाहते थे, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने उस पर रेजिस्ट किया? मेरा ख्याल है कि ये मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ मिनिस्टर पंजाब तक महदूद नहीं था। इसमें एक दो और भी बहुत अहम सियासी और गैर सियासी किरदार इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए ये फैसला जब भी होगा तो उसमें 3 से 4 स्टेक होल्डर्स की मुशावरत शामिल होगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ की जानिब से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया। उसकी वजह ये कि वो शहबाज शरीफ की टीम के आदमी भी नहीं हैं। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर की जानिब से अगर कोई इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसमें 3 से 4 स्टेक होल्डर्स की रजामंदी हासिल करना जो है वो ज्यादा अहम होगा। चलें, अब आपका ये जवाब पहेलियों की जुबान में था, तो देखने वाले अगर समझना चाहें तो वो खुद इस पे गौर कर सकते हैं। निज़ामी साहब, नाअहलियों से जो सीट्स खाली हुई हैं उस पर आप, एक तो PTI ने फैसला किया कि वो कंटेस्ट नहीं करेंगे, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? और आगे इस पर आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीट एडजस्टमेंट होती हुई नजर आती है या मुकाबला किया जाएगा? इसका क्या आपको मुस्तकबिल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक तो तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस फैसले के हवाले से रिजर्वेशंस मौजूद हैं कि क्या मैदान खाली कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये भी सुनने में आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत इस हवाले से इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश भी करेगी। उसकी वजह यह कि पंजाब के अंदर स्पेशली पार्टी का ये ख्याल है कि यहाँ पर ग्राउंड नहीं देनी चाहिए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अलावा मुस्लिम लीग नून के अंदर भी पार्टी टिकट्स के हवाले से फैसले किए जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि इन हलकों को किस तरह से मैनेज करना है। लेकिन मैं नहीं समझता कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर मौजूद है कि जिसमें वो सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाएं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान करें, लेकिन ये समझना एक आध जमशेद दस्ती के हलके में, चूंकि वहां पर अदालत में मामला है, उसके अलावा डेरा गाजी खान की एक ऐसी सीट है जहां पर पीपल्स पार्टी थोड़ा बहुत परफॉर्म कर सकती है। उसके अलावा बाकी सीट्स पर मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी की इंतखाबी हैसियत इस हद तक अहम है कि वहां पर मुस्लिम लीग उनसे सीट एडजस्टमेंट करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन लड़े, मुस्लिम लीग नून अपना इलेक्शन लड़े, लेकिन दोनों के वोट शेयर में बहुत फर्क होगा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान करके एक फेस सेविंग ले ले। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सीट है कि जो पीपल्स पार्टी जीतने की पोजीशन में है। और PTI के हवाले से आप कैसे देख रहे हैं? कल की एक तारीख, 14 अगस्त की तारीख PTI ने दी, हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर बहुत एतराज़ात किए गए और वो कहते हैं कि कौमी दिन है, उसको सियासी न किया जाए। आप समझते हैं कि कल हम देख सकते हैं कोई मुजाहरा, मौसर मुजाहरा PTI की तरफ से? देखिए, आज रात जश्न आज़ादी के हवाले से सड़कों के ऊपर जो
जश्न होता है या उसके हवाले से लोग निकल कर अपनी खुशी का इजहार करते हैं, उसमें तो तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई एक्टिविटी की जा सकती है। लेकिन कल ये मेरे ख्याल में लाहौर में या पंजाब के अंदर कोई बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी अभी तक पार्टी की जानिब से प्लान नहीं की गई और उसकी एग्जीक्यूशन के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो भी सामने नहीं आए। तो इसलिए इसको हम टोकन एहतजाज तो कह सकते हैं। हमारे सामने कुछ वीडियोज आ सकती हैं कि जिसमें कुछ मोटरसाइकिल सवार तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर नारे लगा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लाहौर में या बाकी पंजाब के बड़े शहरों में कोई इतने बड़े एहतजाज होंगे कि जिनकी बुनियाद पे हम ये दावा कर सकें कि 5 अगस्त से बड़ा कोई नंबर निकलेगा, क्योंकि 5 अगस्त का नंबर भी कोई इतना सिग्निफिकेंट नंबर नहीं था। तो मैं तो समझता हूँ कि उससे कम तादाद में लोग कल तहरीक इंसाफ की जानिब से सड़कों पर होंगे। और 5 अगस्त को आलिया हमजा ने पंजाब में अलबत्ता लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की थी, क्योंकि हमें इससे भी अंदाज़ा होता है कि पंजाब हुकूमत की वज़ीर इत्तलात की तरफ से भी ये बात कही गई थी, उनको उनके हवाले से बात की गई थी। सो बज़ाहिर नज़र आते हैं कि कुछ असर तो हुआ आलिया हमजा ने जो लोगों को बाहर निकाला उसका। आप समझते हैं कि अब इस पोजीशन में होंगे, लेकिन आलिया हमजा को भी 9 मई के केसेस में सज़ा सुनाई जा चुकी है, तो वहाँ ज़्यादा एक वीक पोजीशन में है इस वक्त पंजाब में पीटीआई। आज लाहौर की जो जेल है उससे मिलिट्री कोर्ट से रिहाई पाने वाले हैदर मजीद एडवोकेट को रिहा किया गया है, लेकिन उसके इस्तकबाल के लिए इकट्ठे होने वाले लोगों की तादाद अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ का जो मुजाहमती ग्रोह है या फ्रंट फुट पर लड़ने वाले लोग हैं उनके नुमाइंदा समझे जाते हैं, हसन न्याजी के बड़े करीब हैं वो। तो अगर उनकी रिहाई की रैली के अंदर लोग नहीं आए तो मैं नहीं समझता कि उसके बाद कोई ऐसी बड़ी अट्रैक्शन है कि जिस पे तहरीक इंसाफ काम करेगी। ये बात दुरुस्त है कि अब सजाएं चूंकि हो चुकी हैं, तो इसलिए पार्टी के लीडर्स इस तरह की रैली या उनको ऑर्गेनाइज करने से थोड़ा इज्तनाब करेंगे ताकि उनको अपनी गिरफ्तारियों के मसले सामने ना पेश हों। सही। अब आखिर में कल हुकूमत की स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी गई। ये एक संजीदा पेशकश है। आपको नज़र आता है कि हुकूमत भी समझती है कि अब किसी न किसी लेवल पर इंगेज करना चाहिए पीटीआई के साथ, क्योंकि उनकी असम्बली में पोजीशन को बहुत कमज़ोर हो गई, उनको 9 मई की सज़ाएँ भी हो रही हैं। या आप समझते हैं कि ऐसे एक बयान की हद तक स्पीकर साहब की तरफ से ये ऑफ़र की गई है? जी, मैं इसे इतना कोई ठोस कदम इसलिए नहीं समझता कि अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ और हुकूमत मुज़ाकरात के टेबल पे आते हैं तो ये एक अदम तवाज़ुन वाले मुज़ाकरात होंगे, जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसे बड़े मामलात नहीं है कि जिनकी बेस पे वो ये दावा कर सकें कि हम मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे। दिन ब दिन उनकी पोजीशन कमजोर होती जा रही है। इवन नेशनल असम्बली के अंदर अब वो रिक्वेजिशन भी फाइल नहीं कर सकते इजलास के लिए। तो इस लम्हे में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये ऑफर करना इस बात की निशानदेही तो करता है कि मुज़ाकरात का ऑप्शन अभी भी मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली उन मुज़ाकरात में क्या डिस्कस होगा इस हवाले अभी भी जवाब का इंतजार है, क्योंकि कोई वाज़े मुतालबात नहीं है। तहरीक इंसाफ इस वक्त बिल्कुल एक लो लेवल के ऊपर है और मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त बिल्कुल कंफर्टेबल है। उन्हें कोई ऐसी एजिटेशन का सामना नहीं है, कोई ऐसा आलमी दबाव नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को परेशानी हो। इवन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात नहीं है। तो मुझे कोई ऐसा इंडिकेटर नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात संजीदगी से शुरू हो सकें। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।